स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी मतलब संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का पहले मैं डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन पेपर बना के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मौलिक अधिकार है, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और इसके एमपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब आपका भारत शासन अधिनियम 1919 और 1919 और 1935 में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाग 3 में अपन लोग को क्या पढ़ने वाले हैं आज। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया है, भाग 3 में। संविधान में कहाँ किया गया है, भाग 3 में किया गया है। पहला ही प्रश्न ये बनेगा। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक किसकी बात होती है, मौलिक अधिकार की बात होती है। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है, और भाग 3 में इसका क्या है, वर्णन है संविधान में। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से आया, तो इसकी अगर आप बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की गई। इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है या विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, और यहीं से शुरुआत हुई थी मौलिक अधिकार की। ठीक है, तो चलिए, कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार होते हैं। जब ये संविधान हमारा बना था, लागू हुआ था 1950 में, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय पे 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कुल कितने मौलिक अधिकार बचे हैं भैया, तो अब कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन सा हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कहाँ कर दिया गया इसको, तो 301 में इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, विधिक। तो कौन कौन से जो आपके अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। ठीक है, इसमें हम पूरा डिस्क्रिप्टिव अभी पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक इसकी चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो बात होती है अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में होती है। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक बात होती है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार की बात करें तो 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, संविधान में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। तो एक वर्ष अधिकार जो है कौन सा, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसकी चर्चा की गई है 300A में। ठीक है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 32 तक हो गया ना, उसके बाद 33, 34 और 35 में भी कोई विशेष चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद 12 की। ठीक है, जो हमारा पहला अनुच्छेद है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12, इसमें बात की गई है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, कहाँ पे बताई गई राज्य की परिभाषा, तो अनुच्छेद 12 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है राज्य मौलिक अधिकारों का न्यून अतिक्रमण करने विधियों को नहीं बनाएगा। मतलब ऐसा अधिक मतलब जो राज्य है, राज्य मतलब सरकार, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो राज्य है ना वो स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो राज्य है वो मौलिक अधिकारों को क्या बनाएगा, अतिक्रमण करने विधियों को नहीं बनाएगा। मतलब ऐसा नियम कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, राज्य नहीं बना सकती, जो क्या करेगा, हमारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को क्या करेगा, हनन करेगा, उसको मतलब अतिक्रमण करेगा, उसको विरोध मतलब उसको कहीं ना कहीं दबाने का कार्य करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है,
फिर क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन, यह देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके कहाँ कर दिया गया है, सामान्य विधिक अधिकार बना दिया गया है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 का मतलब 300 ए में इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के। अब कुल कितने अधिकार बचे भैया, अब बचे कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। चलिए, तो आज इनकी हम चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान पूर्वक एक एक चीज इसको लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसकी बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद ये जो 14 है, ये क्या है, विधिक विधिक विधिक, यहाँ पे विधिक है, विधि के समान समानता ब्रिटेन से तथा विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। तो सबसे पहली बात जो 14 में है कि बताया गया है कि भैया विधि के समान सब क्या हैं, समान है, मतलब बराबर है, मतलब सरकार के समान जो कोई भी भारत का नागरिक जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, विधि के जो समान की बात की गई है वो ब्रिटेन से की गई है, लेकिन विधि का समान संरक्षण जो है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो भैया अनुच्छेद 15 कहता है राज्य, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु, निवास। अब देखिए कितनी चीज बोला, राज्य जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, आयु के आधार पर, निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि कौन सी जाति का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म का कौन सा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग का कौन से है, मेल है फीमेल है, वर्ण का क्या है ना, कैसा है, गोरा है काला है, आयु उसकी छोटी है बड़ी है, निवास कहाँ है, तो इससे कोई भी अंतर सरकार जो है नहीं करेगी, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर और क्या बताया गया, राज्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश में पाबंदी नहीं लगाएगा। तो राज्य जो है मतलब, तो राज्य मतलब सरकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य मतलब सरकार, तो सरकार जो है सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश में पाबंदी नहीं लगाएगी, सार्वजनिक स्थान जो भी है उसमें पाबंदी नहीं लगाएगी। अब 15(1)(2) है, लेकिन वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 15(3) महत्वपूर्ण है। वो क्या है, तो इसमें है 15(3) के अंतर्गत महिलाओं और बालकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब महिलाओं और बालकों को चाहे तो राज्य मतलब सरकार अब अगर आवश्यकता है तो कुछ छूट उनको दी जा सकती है। जैसे महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें दिक्कत रहती थी पुराने ज़माने में, तो उन्हीं के लिए उनको जिससे डिमोट मतलब उनको डिमोट ना किया जाए, उनको कहना चाहिए दबाया ना जाए, डिमोलाइज ना किया जाए, इसलिए क्या किया गया है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधा यहाँ पे दी जा सकती है। फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो चलिए अनुच्छेद 16 में क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी करेगा व्यक्ति तो उसमें बिल्कुल क्या होगी, समानता होगी। सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान लेकिन इसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, मतलब को जो अनुच्छेद 16 वो ये कहता है कि जो सरकार की जो है किसी भी सरकारी नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की क्या करेगा, समानता करेगा। लेकिन इसका अनुच्छेद 16 क्या कहता है, राज्य, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और आयु और निवास स्थान के आधार पर नौकरी प्रदान करने में भेदभाव, राज्य किसी प्रांत के निवासियों को छोटी नौकरी में कानून बनाकर संरक्षण प्रदान कर सकती है। तो राज्य को ये अधिकार मतलब सरकार को ये अधिकार भी दिया गया है कि ये जो 6 चीज हैं, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु, निवास, ये 6 चीज हैं, इसके आधार पर राज्य जो है कानून बना करके चाहे तो छोटी नौकरियों में आरक्षण क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत जो है लोगों को नौकरियां दी जाती हैं आरक्षण के तहत। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, मतलब पिछड़े वर्ग को आरक्षण जो दिया गया है सरकारी नौकरी में वो 16(4) के आधार पर दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें भूमिपुत्र का सिद्धांत दिया गया था, हो गया, वो उतने अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है,
मतलब भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बना करके इसे क्या किया है, कानूनन दंड दंड बनाया है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 17 है वो क्या बताता है भैया, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत की क्या करता है, बात करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 17 करता है। ठीक है, इसके लिए एक अधिनियम कौन सा आया था, इसके लिए अधिनियम आया था भैया 1955 अधिनियम आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हालांकि पूछेगा नहीं, अनुच्छेद 17 ही पूछेगा। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें किसका अंत किया गया है, उपाधियों का अंत। जैसे अपन नहीं, राय बहादुर इस तरह की पहली उपाधियां चलती थी, उसका इसमें क्या किया गया है, अंत किया गया है। ठीक है, तो इसमें सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र के अलावा, मतलब सैन्य और शैक्षिक, जैसे शैक्षिक मतलब जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोफेसर लेक्चरर, तो इनको कुछ हद तक जो है, और सैन्य स्तर मतलब आर्मी लेवल के लोगों को क्या किया गया है, इसकी मतलब जो है उपाधि जो रहती थी उसको वो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या करना है, परमिशन लेना है। मतलब बाकी सब अंत हो गया, मतलब यही बस बचे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब अगर कोई विदेश का भी मतलब कोई भारतीय अगर विदेश गया है और वहाँ पे उपाधि अगर ले लिया है, तो उसको भी क्या है, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, समानता का अधिकार। अब क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था, आपका 14 से लेकर के 18 तक। अब ये कहाँ है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तो सबसे पहले 19 की बात करते हैं भैया, क्या है इसमें। तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति अर्जित की स्वतंत्रता हटा दी गई है। मतलब पहले क्या था, इसमें संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, वो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) का। इसमें क्या है, आपको भैया भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र रूप से अपने मन में जो भी चीज है उसको बोल सकते हैं। इसमें आपको क्या चीज और मिली है, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता भी यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। फिर क्या है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी यहाँ पे आपको दिया गया है। 12 अक्टूबर 2005 में इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो कहाँ पे वर्णित है संविधान में, तो 19(1) का, जिसे अपन बोलते हैं सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है इसे कब जोड़ा गया, 12 अक्टूबर 2005 को जोड़ा गया। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19(1) शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 जो है उसमें क्या है, शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये किसमें है, अनुच्छेद 19(1) में है, 19(1) में है। क्या है भैया इसमें, शांतिपूर्वक आप अस्त्र शस्त्र लिए बिना अपने क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सम्मेलन कर सकते हैं। इसमें अपवाद है, सिक्कों को कटार धारण करने का अधिकार। जैसे सिख जो होते हैं उनके धर्म में ही है कि क्या रखना है, उनको कटार रखनी है। तो कटार अगर रखनी है तो उनको इसके लिए क्या है, छूट दी गई है, अपवाद है वो। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता है। भैया आपको बोलने की स्वतंत्रता है, फिर सम्मेलन करने की है। सम्मेलन करेंगे तो आप क्या करेंगे, संघ बनाएंगे। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसमें अपवाद क्या है, सैन्य संगठन एवं पुलिस बल जो है ये नहीं कर सकते, मतलब संघ नहीं बना सकते। तो आपने एक बार देखा, जैसे आप जानते भी होंगे, जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो कभी भी कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते, ना संघ बना सकते। ठीक है, इसमें उनको दूर रखा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 इसमें क्या है, बिना बाधा के घूमने फिरने की क्या की गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें आप पहली बात तो क्या बोल सकते हैं, फिर बोलने के बाद आप क्या कर, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और घूमे फिरेंगे तो फिर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और व्यापार करेंगे तो फिर क्या होगा, अर्जन होगा किसका, संपत्ति का। और उसके बाद क्या होगा, आप जब संपत्ति पा जाएंगे तो आप क्या करेंगे, निवास करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 19(1) और चा जो है, 1 का चा, इसको हटा दिया गया है वर्तमान में। इस चीज को ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता। बोलेंगे तो सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन करेंगे संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे तो फिर क्या होगा,
संघ बनाने के बाद आपको घूमेंगे फिरेंगे तो आजीविका, ठीक है, आजीविका कमाएंगे, फिर जहाँ पे घूमे फिरेंगे वहीं पे रहने लगेंगे, आजीविका कमाएंगे, संपत्ति अर्जन करेंगे, ठीक है, संपत्ति अर्जित करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद स्थायी रूप से निवास करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये संपत्ति अर्जन को हटा दीजिए, बाकी आप लाइन से याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19, ठीक है। इसमें अब बात जम्मू कश्मीर था, जिसको अब वर्तमान में हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में भी आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करना, भैया मतलब अगर आपने अपराध किया है या किसी ने नहीं किया, पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप, है ना, ये आप पूछ सकते हैं। ये अधिकार आपको कौन देता है, अनुच्छेद 20 देता है। अब 20 में तीन चीजें कही गई हैं, 20(1), 20(2), 20(3). समझ लीजिए क्या है, किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता जब तक उस तक लागू कानून का उल्लंघन ना किया गया हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसको अपन लोग तब तक नहीं अपराधी ठहरा सकते जब तक उसका कानून में क्या है, उल्लंघन नहीं किया गया। मतलब वो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको जब तक वो कानून के दायरे में दोषी सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे दोषी सिद्ध का जो है करार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें बताई जा रही है। फिर 20(2) में क्या है, किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया तो उसी के लिए दंडित किया जाएगा। अगर वो कई अपराध करता है, जैसे मान लीजिए अगर वो एक खून करता है, एक हत्या करता है, तो भी उसको जेल जितनी होनी है, चाहे वो 10 साल का अगर वो करेगा तो उसको भी उसको उतनी ही क्या होगी, जेल होगी, ठीक है। तो मतलब किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया सकता। मतलब स्वयं के विरुद्ध अगर वो गवाही के लिए उसको विवश किया जाए, पुलिस वाले मार मार के वो कराएं, तो ऐसा कुछ उसके लिए नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 में आपातकाल में निलंबित नहीं किया सकता। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 20 और 21 है, ये आपातकाल अगर लग भी जाता है ना तो सब निलंबित हो जाते हैं, जितने अनुच्छेद हैं सब निलंबित हो जाते हैं। लेकिन कौन सा अनुच्छेद भैया, 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है भैया, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, बढ़िया आप इंजॉय कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको शासन जो है वो अनुच्छेद 21 देता है, ठीक है। अब 21 में क्या है, आपको 21(a) क्या है, 21(a) जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि आप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा लेना उनका अनिवार्य है, ठीक है। मतलब शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है। इसी के तहत तो कौन से, इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको सम्मिलित किया गया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 22वें अनुच्छेद में चलते हैं भैया। तो 22वें अनुच्छेद में क्या है, 22वें में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। अब क्या क्या है देखिए, 22(1), 22(2), 22(3), इन तीनों को समझिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। मतलब अगर गिरफ्तार किया है तो उसको अब क्या बताना पड़ेगा, कारण भैया क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर उसको वकील, जो उसे वकील से परामर्श लेने की अधिकार है। अगर वो किसी वकील से परामर्श लेना चाहता है तो वकील से परामर्श लेने का अधिकार उसको दिया गया है। फिर क्या है, अनुच्छेद 22(3) में 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा। अगर मान लीजिए किसी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। यात्रा व अवकाश का समय भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे यात्रा करने में भैया 2 घंटे ज्यादा लग गए, 24 घंटे से ऊपर हो गए, तो उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। निवारक निरोधक विधि के अंतर्गत शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है या ऐसा शंकाग्रस्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर सामान्य 22(1), 2, 3 देखिए,
ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने देश का नहीं है, शत्रु देश का है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसको कारण भी नहीं बताना होगा, उसको सीधे आप क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। उसमें ये 1 2 3 जो नियम है 22 के, वो लागू नहीं होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, तो 23 में क्या है, 23 में है भैया, अनुच्छेद 23 में है, इसमें मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। अपवाद, राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकते। देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध है। मतलब मानव का जो है अवैध व्यापार नहीं होगा, जबरदस्ती उनसे कार्य नहीं कराया जाएगा। दास प्रथा, जिसको बंधक बना के रख लिए कि तुम हमारे यहाँ 100 साल तक काम करोगे, तुम्हारे आने वाली पुश्त काम करेंगी, ये सब बंद कर दिया। बेगार प्रथा मतलब काम कराएंगे, पैसा भी नहीं देंगे। तो ये सब जो है प्रथा जो है अनुच्छेद 23 में क्या हो गई है, पूर्णतः प्रतिबंध हो गई है। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है, 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है भैया, इसमें है बालाश्रम, मतलब बच्चों को काम करने पर क्या है, रोक है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधे में काम करने पर नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम प्रतिबंध किया गया। भैया इसी पे प्रश्न आया था अभी एमपीपीएससी में कि जो बाल श्रम को क्या आंशिक किया गया है कि पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस पे बिल्कुल भी आप धोखा न खाइएगा। ठीक है, वर्तमान में ऐसी आयु में बालकों को घरेलू कार्यों में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक नहीं लगाया सकता। ठीक है, बालकों को मतलब जैसे घरेलू कार्य में लोग नहीं लगा लेते हैं, चलो पापा की मदद करो, बच्चा मदद करेगा, ये तो ये भी गैर कानून इसमें बताया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ पे वर्णित है, संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है अनुच्छेद 25 से 28 में, तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आप जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में क्या है, माने गए धर्म के प्रबंधन के करने की स्वतंत्रता। चल सब, जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या किया, धर्म मान लिया, तो उसका प्रबंधन करना, उसमें भंडारा कराना, उसमें संपत्ति देखना, उसमें जो भी चढ़ावा मतलब पैसा आता है उसका ध्यान रखना, प्रबंधन करना सब, तो ये सब है अनुच्छेद 26 में। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, राज्य किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लेगा। जैसे जबरदस्ती कोई कर लेना चाहे किसी भी धर्म के आधार पर, तो ये जो है अवैध घोषित किया गया है। कहाँ अवैध घोषित किया है, अनुच्छेद 27 में अवैध घोषित किया गया है। किसको, कर को। ठीक है, तो कर 27 में है, 26 को प्रबंधन है। यही टॉप पॉइंट पकड़ लीजिए, प्रबंधन 26 में है। ठीक है, धर्म को मानना 25 में है, 27 में क्या है, कर है। 28 में क्या है, तो 28 में देख लीजिए, अनुच्छेद 28 जो है सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों धार्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन किसी भी जो है विन्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसमें सभी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें क्या है कि कोई भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो धार्मिक शिक्षा वहाँ नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर धार्मिक शिक्षा अगर दी जाती है तो वहाँ पे किसी बच्चे को बाध्य नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए हिंदू है और उसको मुस्लिम की शिक्षा दिलानी है, ठीक है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। ठीक है, तो यह अधिकार जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस में दिया है, अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बंधुओं। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त है। यह अधिकार किसको प्राप्त है, शिक्षा और संस्कृति का अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, जैसे जैन हो गए, पारसी हो गए, ठीक है, इन लोगों को। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 29 राज्य के अंतर्गत रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है।
तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, अपनी भाषा की लिपि को क्या करना, सुरक्षित और संरक्षित रखना, ये चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है उसको आपको सुरक्षित रखना है, आपकी धर्म से संबंधित है, तो ये आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा हेतु अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, ऐसी संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जैन धर्म है, ठीक है, वो अपना कोई विद्यालय क्या करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उनको खोलने दिया जाएगा, उसमें उनको रोक नहीं लगाई जाएगी क्योंकि अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, इसमें लिपि को क्या करना है, लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखना है, उसमें अपने मन की शिक्षा जो है वो दिलवा सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और अनुच्छेद 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है संविधान की आत्मा। ठीक है, अब क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद जो है जो आपका न्यायालय है, ठीक है, वो मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। कौन कौन सी भैया, पहली है आपकी कौन सी, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसे हैवस कॉर्पस भी कहते हैं। दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार प्रेक्षालेख, ठीक है, और छठवीं है इन रिटों का न्याय का झरना कहा जाता है। तो ये छठवीं रिट नहीं, केवल 5 ही रिट होती हैं। पहली है कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैवस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश जिसे मैंडमस कहते हैं, तीसरी है प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिजन कहते हैं, चौथी है उत्प्रेषण जिसे सॉरिसियो कहते हैं, और पांचवा है अधिकार परीक्षा जिसे क्यू वारंटो कहते हैं। छठवीं क्या है, इन रिटों को न्याय का झरना कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बोल देगा न्याय का झरना किसे कहा जाता है, तो ये जो आपके ऊपर दी गई रिटें हैं उनको, है ना। चलिए अब एक एक रिटों के बारे में देख लेते हैं, तो ये हमारा जो है टॉपिक जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, यह नागरिक अधिकारों की सर्वोत्तम रिट मानी जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है। परमादेश, किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो उसके कारणों की समीक्षा कर न्यायालय जो है न्यायालय करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, उसने कोई भी आदेश दिया जो क्या है, गलत है, तो उसको सही करना, उसको गलत बताकर सही न्याय देने का जो कार्य है वो न्यायालय का करना चाहिए। फिर क्या है प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या है, मना करना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, मना करना। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, जैसे मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय है, ठीक है, और उच्च न्यायालय ने क्या किया कि अपने यहाँ केस रजिस्टर करा लिया, लेकिन वो केस उसके यहाँ से संबंधित नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको क्या करेगा कि प्रतिषेध करेगा, भैया जो उच्च न्यायालय है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो भैया आपके यहाँ का ये मामला नहीं है, आप इसको कहाँ आने दीजिए, हमारे यहाँ आने दीजिए। ठीक है, फिर क्या है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, उत्प्रेषण को देख लीजिए, क्या है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण है और अधिक समुचित करना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मतलब उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, और अधिक समुचित करना। ठीक है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से और अधिक सूचना मांगना। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कोई केस पे क्या कर रहा है, जांच कर रहा है, तो जो उसके नीचे के न्यायालय है तो उससे वो क्या कर सकता है, कोई भी चीज जो है मांग सकता है कि भैया ये जो है डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, आप दे दीजिए, तो वो क्या है, बाध्य है छोटा न्यायालय उसको देने के लिए। ठीक है, और लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। तो अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। इसमें होता है अधिकार, ठीक है, किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद वैध या अवैध तरीके से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसके कारणों की समीक्षा की जाती है। ठीक है,
तो ये होता है आपका अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, इसमें अधिकार मतलब कुल मिला के अपना अधिकार जताना, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या है, रिट 3 और रिट 4 न्यायालय में परिवर्तित की जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया है, इसके मैं आपको मैं जल्द ही ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, और जो भी कोई ग्रुप से ऐड होना चाहे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, और एमपीपीएससी से या अन्य पुलिस कांस्टेबल या अन्य कोई भी एग्ज़ाम से अगर आपको पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको पूरी वीडियो जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, और इस वीडियो यहाँ पे भी आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।